यूपी की सबसे बड़ी सियासी रणभूमि। यहाँ हर चुनाव में होता है महाभारत। यहाँ जर्रे जर्रे पर लिखी है फतेह और शिकस्त की इबादत। नवाबों की रियासत से लेकर आजम के ऐलान तक, आर पार के सबसे मुश्किल चुनावी इम्तिहान में शहमाद के खेल का पूरा हिसाब। रामपुर पर किसका राज? नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और इस वक्त हम रामपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला, आपका स्वागत है एबीपी गंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये कि लगभग 23 महीने आप जेल में रहे जी। ये जो दौर था 23 महीने का, इसको किस तरह से याद करेंगे अपनी जिंदगी? देखिए, बस एक बात यही कहूँगा कि एक बुरा ख्वाब था और आज भी वो बुरा ख्वाब कहीं ना कहीं जारी है और शायद ही आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में बेगुनाही की किसी ख़ानदान को इतनी सज़ा मिली होगी जी। लेकिन ये जो कहा जाता है कि आप पर अभी कुल कितने मुकदमे थे? मेरे ऊपर करीबन शायद 42 या 43 मुकदमे हैं जी। लेकिन और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे वालिद के ऊपर करीबन 102 मुकदमे हैं, जिसमें भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, पेड़ चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की बोतल चोरी, गले से 16,600 रुपए की चोरी। मेरे ताऊ हैं, रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उनके ऊपर 307 का मुकदमा है। मेरी वालदा है जो प्रोफेसर से रिटायर हुई, फिर मेंबर पार्लियामेंट रहीं और अभी मौजूदा एमएलए हैं, करीबन 35-40 मुकदमे उनके ऊपर हैं। मेरे वालिद की बड़ी बहन है, वो प्रिंसिपल से, वो भी रिटायर्ड हैं और कई किताबों की ऑथर हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे हैं। तो कुल मिलाकर करीबन पूरे अगर आप परिवार या ख़ानदान पर देखेंगे तो 300-350 मुकदमे, जो पूरे घर में जब कोई थाने में नहीं गया, आज उस वो परिवार भूमाफिया भी है, उस परिवार पर करीबन 300-350 मुकदमे दर्ज है। तो आप बता रहे हैं कि आपके पूरे परिवार पर 350 मुकदमे दर्ज है। लेकिन अब्दुल्ला, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादती हुई लोगों पर और उन लोगों ने वो शिकायतें दर्ज करवाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात भी कहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ज्यादती भैंस चोरी की जी या ज्यादती बकरी चोरी की? ज्यादती तो आपको बतानी पड़ेगी ना, और ज्यादती भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी तय नहीं करेगी। ज्यादती हुई या नहीं हुई, इस बात का फैसला या तो अदालत कर सकती है जी या आवाम कर सकती है जी। अगर कानूनी इख्तियारात देखें तो इस बात का कानूनी इख्तियार अदालत को है जी। और जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो इस बात का फैसला जनता करेगी जी। अगर ज्यादती हुई होती तो आजम साहब एक सीट से 9 बार विधायक नहीं चुने गए होते जी। अगर ज्यादती हुई होती तो मेरी वालदा विधायक ना चुनी गई होती। अगर ज्यादती हुई होती तो आजम खान साहब एमपी ना चुने गए होते, मैं एमएलए ना चुना गया होता। अगर ज्यादती हुई, आप एमएलए बने और बनते ही आप विवादों में आ गए। मैं एक बात और कहूँ, अगर ज्यादती होती, सिर्फ ज़िले के 2-4 लोग जिन्हें सिर्फ अपना सियासी, कि हम किसी को सियासी नुकसान पहुंचा दें और किसी परिवार को जेल में डालकर हम शोहरत हासिल कर लें, उन लोगों के अलावा ये ज्यादती किसी को नहीं दिखी। जी। ये बताइए, आपने पहला चुनाव लड़ा और आप पर इतना विवाद हो गया कि मामला कोर्ट तक चला गया, सदस्यता रद्द होने की बात हो गई। देखिए, वो मामला अभी कोर्ट में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और इलेक्शन के ऑर्डर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। इसलिए मैं उसकी जो भी चीज़ें हैं वो प्रोग्राम में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा, देखिए, हर क्राइम करने के पीछे एक मोटिव है, होता है इंसान का। अगर मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी उससे कोई रंजिश रही हो, लेकिन क्या ये बात मुमकिन है कि मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर बहुत नजरें होंगी, ऐसी बेवकूफ़ी करता? क्या ऐसा मुमकिन था? जो मेरे वालिद का कद है,
ये जितना लंबा उनका जितना सियासी सफ़र रहा है, जी क्या ऐसा मुमकिन है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ना चाहता तो मुझे टिकट मिलता और 22 में लड़ना चाहता तो ना मिलता? मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है। आप खुद बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप बहुत से लोग, मुझसे बहुत बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू भी किया है और मैंने अक्सर देखा भी है। आप भी मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी वजह है जिसके लिए मैं ऐसा करता? और मैं पढ़ा लिखा हूँ, जाहिल नहीं हूँ, जी क्रिमिनल नहीं हूँ जी कि मैं ऐसी गलती करता कि एक ऐसा कि चुनाव जीतने के बाद मुझे उसके लिए जेल जाना पड़ता है या मेरे परिवार को जेल जाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अदालत के सामने हैं। हाँ, एक करेक्शन था, वो मैंने कराया है, उसका सब कुछ मौजूद है। जी ना मुझे उसकी करने की तब ज़रूरत थी और ना आज ज़रूरत। जी। तो आपका कहना है कि ये सिर्फ जो उम्र मैंने बताई थी वही सही है, जी और आज नहीं कल न्यायालय से मुझे उसमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है। अब्दुल्ला, आपने सोचा था सियासत में आना है क्योंकि आपने एमटेक की पढ़ाई की? जी। आप तो हीरो भी बन सकते थे। अरे। आप बिल्कुल बहुत स्मार्ट दिखते हैं आप। क्या क्या लेकिन आपने सोचा था कि आप देखिए, राजनीति करेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज, लेकिन कुछ चीज़ें नसीब में होती हैं। कुछ हालात ऐसे बने कि, और अब ऐसा लगता है कि कुदरत जिसके लिए जो फैसला करती है वो बेहतर करती है और अच्छा करती है। और अगर मुझे 40 साल मेरे वालिद ने यहाँ के लोगों की खिदमत करी, अगर मुझे वो मौका मिल रहा है तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। जी। अब ये बताइए, जो 23 महीने का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ जेल का, जी। तो इस 23 महीने में कई दौर आपने देखे होंगे, कई रातें देखी होंगी। कई रातें ऐसी गुजरी जब ऐसा लगता था कि शायद सुबह का सवेरा मुकद्दर में नहीं है। और यूपी की जेलों का हाल आपको मालूम है, और जिस बैरिक में हमें रखा गया वो बैरिक नहीं है, वो एक सेल है, तन्हाई। वो 8 बाई 10 की कोठरी है, उसमें एक रोशनदान है, और उसी 8 बाई 10 की कोठरी में एक 2 फीट का टॉयलेट है। यानी अगर आप ये देखें कि कितने जगह में आप सो सकते हैं, तो वो 8 बाई 8 फीट है। तो कई मौके ऐसे आए जब बहुत से ऐसे लोग जिनको देखकर ये लगता था कि इनकी आइडेंटिटी कुछ ऐसी है कि ये शरीफ नहीं लग रहा है। बहुत से लोग अक्सर रात में देखते थे या बहुत सी अफवाहें उड़ती थी। यही लगता था कि कल का सुबह बहुत मुश्किल है देखना, लेकिन मालिक को ज़िंदगी देनी थी, उसने दी। और बस यही दुआ करूंगा कि अदालतें जल्दी इंसाफ करें और आज़म साहब भी हमारे बीच हों। आज़म खान साहब की सेहत कैसी है अभी, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं? देखिए, सेहत 5 महीने करीबन वो हॉस्पिटलाइज रहे और लॉन्ग कोविड के पेशेंट रहे, और कोविड के बाद भी जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। तो सेहत तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस दुआ कीजिए। बहुत सेहतमंद तो नहीं है, लेकिन हाँ, हौसला और इरादा ना कल कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है और ना कल कमज़ोर होगा। अब्दुल्ला, लेकिन जो आपकी उम्र है जी। उस उम्र से ज्यादा अनुभवी आप लगने शुरू हो गए हैं। मैंने जिक्र किया था, जी मेरे वालिद मुझे एक शेर सुनाया करते थे जेल में कि गर्दिश अय्याम तेरा शुक्रिया, मैंने हर पहलू से दुनिया देखी। वही मेरे साथ भी। जी। तो जब आप 23 महीने, आजम खान साहब भी, आप लोग एक ही सेल में, 8 बाई 8 के एक ही जी सेल में जी थे। जी। और जो सुविधाएं वहां पर थी, जो तमाम चीजें, नहीं, सुविधाएं देखिए, आजम साहब एमपी हैं, जी मेरी वालदा एमएलए जी। थी। कानूनी तौर पे अभी तक मेरी मेंबरशिप का फैसला भी हाई कोर्ट में, जी अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में, माफ़ कीजिएगा। जी जो जेल मैनुअल के हिसाब से बी क्लास जेल उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो भी कई बार लिखने के बावजूद नहीं मिली। एक आम कैदी को मिलने वाली जेल या एक आम कैदी को मिलने वाले जो चीज़ें हैं, ये जितनी आज़ादी उसे है, मेरे ख्याल से हमारे पास उतनी आज़ादी भी नहीं न थी। जब आप बाहर आ रहे थे, जब आपकी जमानत हुई, तो आजम खान साहब से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा? बस जब मैं बाहर निकला, जाहिर सी बात है मेरे लिए बहुत ही कमज़ोर लम्हा था, जज्बाती तौर पर मेरे लिए बहुत कमज़ोर लम्हा था कि अपने बीमार वालिद को छोड़कर मुझे बाहर आना था, लेकिन मेरी मजबूरियां थी। उन्होंने यही समझाया कि बेटे, तुम किसी गुनहगार नहीं हो, तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हारे ख़ानदान में कोई क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, जो हुआ है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इंसाफ मिलेगा, इंसाफ होगा। जाओ, जो सही है उस पर कायम रहो, साबित कदम रहो, लोगों की मदद करो,
दुआ करो मेरे लिए, सब चीज़ें बदलेंगी और जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, अब्दुल्ला की ये भी बीच में बात सामने आई कि आपकी जमानत पहले भी हो सकती थी आप पर। नहीं, मेरी ज़मानतें करीबन सितंबर में हो चुकी थी जी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके का माहौल था जेल में या आज भी है, मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि मैं आज़म साहब को छोड़ के आ जाता, जी, क्योंकि मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आज भी उनकी जान को उस जेल में ख़तरा है, उस जेल में नहीं, शायद जहाँ कहीं भी वो इस वक्त हैं उनकी जान को तब भी ख़तरा था और आज भी ख़तरा है, क्योंकि जिस तरीके से हमसे बिना ख़ता बदला लिया गया या बदला आज भी लिया जा रहा है, उसकी तारीख में तो कोई मिसाल नहीं थी। सुबह से रात कैसे बीतती थी? मैं उस 23 महीने की बात कर रहा हूँ। मैं- क्या क्या रूटीन रहती थी आप लोगों की वहाँ पर? हम जेल में थे, बहुत से लोगों का ये सुना कि लॉकडाउन के वक्त जबकि लोग अपने घरों में थे, एक बहुत बुरा दौर था। मैं भी उस दौर में मैंने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन ये सोचिए जब अपने घर में इंसान बंद हो जाए, एक 8 बाई 8 की सेल, और जिस जगह वो, क्योंकि वहाँ आम कैदियों को तो रखा नहीं जाता था, बिज्जू, गो, सांप, बिच्छू, ये सब अपने बिस्तरों के नीचे से निकाल कर भगाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने, मेरी वालदा ने और मेरे वालिद ने वो दिन देखे हैं, और पता नहीं हिम्मत है थी या आज़म खां साहब की सिखाई हुई बातें थी, ऐसा लगता था कि शायद जिंदा बाहर निकल नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो क्या एक आदमी, एक इंसान जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन हो और एक हाई रिस्क एज ग्रुप में हो, कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पर, उसे 9 दिन इलाज के लिए देरी, क्या उसके साथ बहुत हमदर्दी थी? 9 दिन कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम ये बात कहते रहे कि हमें इलाज चाहिए, हमें इलाज चाहिए, हमें अपने खर्च पर इलाज चाहिए। लेकिन इलाज के लिए उस वक्त भेजा गया जब अथॉरिटीज़ को ये लगने लगा कि अगर यहाँ कुछ हो गया इस कंपाउंड में तो इल्ज़ाम आ जाएगा। जी, और लोगों ने मुआवजे देखे होंगे, किसी से सुने होंगे, लोगों ने मुआवजे देखे होंगे, मैंने अपनी आंखों से मुआवजा होता देखा है, लोगों ने सिर्फ सुना होगा। जी, आज़म खां साहब की ज़िंदगी एक मुआवजा है। मतलब डॉक्टर्स मुझसे इनडायरेक्ट वे में डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए, जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा दौर देखा है जब इलाज तक के लिए, मतलब इलाज जो एक इंसान का राइट है, उस तक के लिए हमें महरूम कर दिया गया। जी। तो सुबह से शाम उस जिस 8 बाई 8 की आप उसका जिक्र कर रहे हैं, आप वो उसी में बीतती थी सुबह से शाम? जी, तो बाहर निकलने की हमारे पास इजाज़त थोड़ी थी। मैंने कहा ना, जो एक आम बंदी होता है वो भी अपने बैरिक से निकलकर अपने हाथे में टहल सकता है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं था, हमारे पास वो राइट भी नहीं था। जी, हम एक कोविड के दौरान ये कानून आया कि एक बंदी अपने घर पर हफ्ते में 2 या 4 बार बात कर सकता है जेल। हमारी बात कराई जाती थी 6 महीने 8 महीने में। अब आप जमानत पर आए हैं, मामले चल रहे हैं, ठीक है, अदालतों में हैं, ये तमाम चीजें हैं, और आपने जिक्र किया बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, पेड़ चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की बोतल चोरी। एक दुकान से आज़म खां साहब ने मंत्री रहते हुए गले में से 16,600 रुपये चुराए। ये इस तरह के सारे मुकदमे हैं जो 300 साढ़े 300 की तादाद में जी, हैं, जो पूरे परिवार पर। 307 का एक मुकदमा है, जी, जिसने लिखवाया है उसे मैंने आज तक नहीं देखा ना, तो और हम चार्जशीटेड हैं उसमें, ना किसी पे कोई इंजरी है, ना कोई वेपन है, ना कोई बुलेट रिकवर हुई। एक मतलब आप अगर उन मुकदमों को देख लेंगे तो हंसेंगे आप। तो अब्दुल्ला, ठीक है, आपका ये कहना है, ठीक है, मामले कुछ कोर्ट में है, न्यायालय में, तमाम चीजें। अब विधानसभा चुनाव है, चुनाव तो आप लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। स्वास्थ्य मैंने अभी ये सवाल आपको इस पर कह दूं, जी, जो भी पार्टी का आदेश होगा जी, वो किया जाएगा। आजम खान साहब चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी का आदेश होगा। पूरे पॉलिटिशियन आप बन चुके हैं। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी, और मैंने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा दौर भी देखा है और बहुत बुरा दौर भी देखा, और ऐसा बुरा दौर देखा है कि मैं जेल
मैं ये कहूँगा कि जेल इतना बुरा दौर नहीं था। ठीक है, आप कैद हैं, लेकिन मैंने अपने वालिद की बीमारी का वो दौर देखा है। जी। मैं कभी मैं तो ये दुआ करूँगा कि मेरे मालिक कभी मेरे दुश्मन की औलाद भी अपने वालिद के लिए वो तकलीफ़ ना बर्दाश्त करे जो मैंने करी। भैया सामने देख रहा हूँ, लोग देखिए जी, भैंस ले जा रहे हैं। बताइए क्या दौर, लोग बताइए। आपको भैंस देख के जरूर याद आती होगी बीजेपी वालों की। बताइए, भैंस चोरों के सामने भैंसें जा रही हैं, कैसा आता है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तरकश और हमारे साथ अब्दुल्ला आजम मौजूद हैं, जिनसे हम अभी तक बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। अब्दुल्ला, आप ये बताइए, आप जो रंजिश की बात की आपने कि ठीक है एक पॉलिटिकल साजिश हुई आपके खिलाफ, आप ये कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई, लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए और हमने तो कानून सम्मत कार्रवाई की। वो बार बार ये बात कहते हैं, सरकार की तरफ से भी इसी तरह के बयान आते रहे। देखिए, उनके कहने से कोई बात साबित नहीं होगी। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसका फैसला अदालत करेगी जी, मेरे ख्याल से। ये बताइए कि जो रामपुर की जब बात आती है, रामपुर के नवाब और आजम खान साहब, मैंने जब से पत्रकारिता की शुरुआत की है और रामपुर का जब जिक्र आता है तो दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं। देखिए, नाम एक साथ, लेकिन ये अदावत नहीं, मैं आपको, ये कैसी अदावत है? नहीं, मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आप नाम साथ ना ही लें तो बेहतर है जी। ये तारीख है रामपुर की जी, और आप इसको किताबों से पढ़ सकते हैं, इलाहाबाद जाके सेंट्रल हॉल में देख सकते हैं। 1857 में, 1857 में, जिसे म्यूटिनी भी कहते हैं, जब आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई मेरठ से जी, तो उस लड़ाई को अंग्रेज़ी फ़ौज ने और नवाब रामपुर की फ़ौज ने मिलकर रामपुर और बरेली के बॉर्डर पर जो लोग वहाँ से आज़ादी की मशाल लेकर निकले थे, उन सब लोगों को कत्ल किया था, क्योंकि नवाब रामपुर के पास बहुत अच्छी आर्टिलरी भी थी और बहुत बड़ी फ़ौज भी थी। जी। यानी रामपुर वो रियासत थी जो अगर इस मुल्क की आज़ादी के साथ ये गद्दारी ना करती तो शायद हमारा मुल्क 90 साल पहले आज़ाद हो चुका होता। नवाब रामपुर का फरमान था कि कोई 8वें से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आज आप जिस सड़क पर चल रहे हैं, ये जितना चौड़ा डिवाइडर है, शायद ये इतनी चौड़ा खरंजा भी नहीं था। जी। ये समाजवादी सरकार में आजम खां साहब की ही बनवाई हुई सड़क है। और इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि रामपुर में किसी को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि कोई उस सड़क पर चले जिस पर नवाब की गाड़ी गुजरती हो। जो आज जौहर रोड है वो पहले राह रज़ा हुआ करती थी, यानी नवाब रज़ा अली खां जिस पर चलते थे। जो आज शौकत अली रोड है वो पहले राह मुर्तज़ा हुआ करती थी, जिस पर नवाब मुर्तज़ा अली खां गुजरते थे। उन्हें दिल्ली जाना होता था तो दरवाज़ा था, उसका नाम था दिल्ली दरवाज़ा। उन्हें शाहबाद जाना होता था, उधर से उनकी सवारी निकलती थी तो वो था शाहबाद दरवाज़ा। 8वें से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ सकता था, कोई सियासत में उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है नवाब थे, ताकतवर थे, पैसे वाले थे। लेकिन आज अदावत की बात तो बहुत दूर है जी। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। एक बार MLA जीता, खैर उसके बाद जो भी हुआ, लेकिन मैं एक आम इंसान भी हूँ, एक आम पब्लिक भी हूँ। सुना है मैंने कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं रामपुर से भी और शायद स्वार से भी। जी। कुछ कसर शायद स्वार वालों ने पिछली बार बाकी छोड़ दी, लेकिन इस बार बीजेपी के गठबंधन से लड़ रहे हैं। 11 बजे आप मुझे जिस दिन काउंटिंग हो रही हो फ़ोन कीजिएगा जी, और वेबसाइट खोल लीजिएगा इलेक्शन कमीशन की जी, फिर बात करेंगे। और जहाँ तक रामपुर की बात है, एक चुनाव ऐसा आया था जब सब एक तरफ होकर लड़े थे और नारा लगा था आज़म बनाम वज़ीर आज़म जी, और राजीव गांधी साहब 2 बार आज़म खां साहब के खिलाफ आए थे, तब भी आज़म खां साहब। यहाँ से तो हार जीत तो खैर बहुत दूर की बात है। तो आपका कहना है स्वार हो चाहे रामपुर शहर हो, जमानत बच जाए जी। तो ये चैलेंज अब्दुल्ला का, मेरा चैलेंज नहीं है, ये आवाम का चैलेंज है। ये हम उस सोसाइटी में हैं, आज कोविड के बाद से हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं जी। ये वो लोग हैं जो लोगों से हाथ नहीं मिलाते थे, और अगर मिला लिया तो गाड़ी में बैठते ही सैनिटाइज़र से साफ किया करते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, थोड़ी दूर है यहाँ से स्वार,
जाइए और पता कर लीजिए। ये वो लोग हैं, अगर किसी के घर में मौत हो जाए तो वहाँ जाए कहते हैं घर आ जाना, ज़कात निकाली है हमने, पैसे ले लेना। जाइए लोगों से पता कीजिए। मैं हो सकता है सियासी आदमी हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, आम आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। अब्दुल्ला, एक और सवाल, आपने बात की पढ़ाई की बात की कि 8वीं से ज्यादा तक पढ़ाई करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आलिया मदरसे की किताबें, ये आरोप लगा कि वहां से किताबें तभी तो लेके जौहर यूनिवर्सिटी आप किताबें तभी तो हम किताब चोर हैं, तभी तो हम किताब और चोर हैं। मुझे लगता है मैंने भी शायद वो FIR देखी थी, उसमें आपका भी जिक्र था। जी, हम तो किताब चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, सभी कुछ है। अच्छा हुआ चप्पल नहीं चुराई है कहीं से, वरना ये भी लिख देते कि मस्जिद से आगे से कहीं से या चप्पल चोरी कर ले गए। तो किताब चोरी तो फिर बहुत ये कहिए कि बड़ा इल्ज़ाम है। भैंस चोरी, बकरी चोरी का काम हमने किया ही, तो उससे भी ज़्यादा शायद बाई से जिल्लत है हमारे लिए। किताब चोरी तो फिर भी कुछ कहने में लगता है कि चलो किताब चुरा के एक मदरसे से यूनिवर्सिटी में ले जाके रख दी तो चलो किसी के पढ़ने के काम आएंगी जी, फिर भी थोड़ा इज्जत का जुर्म है। मेरे ख्याल से भैंस चोरी, बकरी चोरी उससे भी ज़्यादा जिल्लत का है। मिट्टी, पेड़, शराब की बोतल चुराना, 16,600 रुपये गले से चुराना। ठीक है, ये तमाम बातें आप कह रहे हैं, और खास तौर पे आपने जो जिक्र किया कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? जो बदलाव की बात आप लोग कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, आप वो बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, जो हुआ है जी, जो किसानों के साथ हुआ, 1 साल से ज़्यादा या करीबन 1 साल के आसपास पूरा देश का किसान राजधानी की बॉर्डर पर ऐसी डामर की ठंडी सड़कों पर बैठने को मजबूर रहा। 700 करीबन 700 साढ़े 700 लोग जो मतलब जिनके नाम मौजूद हैं, जिनकी शहादत हुई उसमें, वो किसान जिनसे ये वादा किया गया कि आय दोगुनी हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये चुनाव उनका है जी। मेरे ख्याल से ये चुनाव उन लोगों का है जिन्हें ये ख्वाब दिखाया गया कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेगा। मेरे ख्याल से ये चुनाव उन लोगों का है जिनसे ये कहा गया था कि महंगाई कम होगी। मेरे ख्याल से ये चुनाव उन लोगों का है जिनके बच्चे कस्टोडियल डेथ जिनके बच्चों की हुई जी, पुलिस की कस्टडी में मार दिए गए। मेरे ख्याल से ये चुनाव किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई उनका, और ख़ास कर साथ साथ उन लोगों का है जो नफ़रत नहीं चाहते जी। तो ये चुनाव उन लोगों का है जो नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं। देखिए, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसके घर से कोई फ़र्द निकले जी, और थोड़ी देर बाद उसे खबर मिले कि फ़लाँ जगह दंगा फसाद हो गया। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अगर घर से निकले तो वो खुशी के माहौल में बाहर जाए और अंदर आए। और रोहित साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे घर में कोई खुशी या गम होगी तो आप नहीं आएंगे? आपके घर में कोई खुशी या गम होगा तो मैं नहीं जाऊंगा? जब हम तो एक ऐसा गुलदस्ता है, हम एक ऐसा देश है जहां हर 50-100 किलोमीटर पर कल्चर और ज़बान बदलती है जी। यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है यहाँ की। और मेरे ख्याल से अब नफ़रत से कुछ हासिल नहीं है, देश को भी तरक्की के लिए मोहब्बत चाहिए। अच्छा, नफरत से मैं एक बात तो और अब्दुल्ला आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि आप नए दौर की राजनीति में आप एंटर हुए हैं, और नए दौर के राजनेता मैं आपको कहूँगा बिल्कुल, और अच्छा है यूथ आना चाहिए पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पर आजम खान साहब को बार बार जिस तरह से जो प्रोजेक्शन दी जाती है कि आजम खान का मतलब मुसलमानों की राजनीति वो करते हैं, और वो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो एंटी नेशनल बात कहते हैं, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, एक जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है आप लोगों के खिलाफ, उस पर क्या कहना आपका? मेरे ख्याल से इस बात से ज़्यादा जो वादे किए गए जी, अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो कितने वायदे पूरे हुए, तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। मेरे ख्याल से इधर उधर की बात करके कुछ भी हासिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला जी, कितने किसानों की आय दोगुनी हुई, कितने कारखाने लगे, कितनी सड़कें बनी, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी, कितने स्कूल कॉलेजेस बने। मेरे ख्याल से ये सवाल, अगर हम तरक्की देखना चाहते हैं तो शायद इन सवालों का जवाब पहले देना चाहिए। मैं अब्दुल्ला, अभी हम बात कर रहे हैं और मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, लोग देखिए जी, भैंस ले जा रहे हैं। बताइए क्या लोग बताइए।
क्या कर सकते हैं? ये अभी उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि साहब आतंक है। बताइए, भैंस चोरों के सामने भैंसें जा रही हैं, कैसा आतंक? आपको भैंस देख के जरूर याद आती होगी बीजेपी वालों की, आती है क्या? नहीं, क्या आप? ना, हम तो बहुत ज़माने से यहाँ मेरी वालदा हमारा बाग में वहाँ भैंसों का काम होता है। जी हमारी डेयरी है और हमें इस बात को कहने में कोई वो नहीं है कि हमारी डेयरी है। क्यों? अगर किसी का कोई काम है या किसी की कोई जायज़ आमदनी का जरिया है, बिल्कुल। तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जी आपको मैं बताऊं, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। जब ये मुकदमे कायम हुए तो तफ्तीश करने आईओ आए और वो आकर उस भैंस खाने को देखने लगे। मैं इत्तेफाक से मौजूद था। मैंने उनसे पूछा कि भाई, जो भैंसें चोरी हुई हैं उनसे शक्लें मिला रहे हैं आप इनकी, कि कहीं हम चोरी करके यहाँ तो नहीं ले आए? तो वो सर झुकाकर खड़े हो गए और बोले कि हम क्या करें, हमें तो जो करने का आदेश है वो करना है। जी। अच्छा ये बताइए, मैं अब्दुल्ला, एक बहन से मुझे एक बात और याद आ गई। देखिए कि जब आजम खान साहब मंत्री थे, बड़ी बात हुई कि भैंसों को पुलिस ढूंढ रही है। उस वक्त भी बड़ा सरकार में देखिए, थे उस वक्त आप लोग। मैं आप समझ गया आपका सवाल। जी अगर वो भैंस न मिलती जी तो ये होता कि लो साहब, आजम खान की भैंस चोरी हुई मिली और मिली नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर है, और वो मिल गई तो भी जी बन जाए अगर बात, तो लोग कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। जो बड़ा इशू की अगर हम बात करें इस इलाके की, रामपुर की अगर हम बात करें, देखिए हकीकत यह है, ठीक है, मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात तो होती है, लेकिन जब अभी चुनाव होंगे तो फिर से वो लड़ाई आजम खान परिवार के बीच में, नवाबों के बीच में। अब देखिए हमजा जो कि नावेद मियाँ का बेटा है, वो बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है। नावेद मियाँ कांग्रेस से रामपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है अपना, रामपुर शहर की बात करें, और उन प्रत्याशी को आप बड़े बखूबी जानते होंगे, मैं दावे के साथ। मैं नहीं जानता, नाम तो सुना होगा। न मैं जानता हूँ, न मुझे जानने की जरूरत है। जी न मैं जानता हूँ, न मैं ये जानता कि नवाब परिवार से कौन लड़ रहा है। मैं ये जानता हूँ कि रामपुर से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीत के जाएगी। आज आप ये बात कह रहा हूँ आपसे, मालिक करे कि 10 तारीख को ये बात हकीकत साबित हो। और जहाँ तक रामपुर का सवाल है जी, तो यहाँ की सियासत में सब लोग इसलिए नहीं खड़े होते कि वो चुनाव जीतना है। ज़्यादातर का मंसूबा ये होता है कि कैसे आजम खान साहब को चुनाव हराया है। लेकिन 40 साल से तो आज तक ऊपर वाले ने कभी सर झुकने नहीं दिया। जी मालिक आगे भी अच्छा ही नतीजा लाएगा। ठीक है अब्दुल्ला, बस बातचीत के हम आखिरी दौर में हैं, और हालांकि आपने बड़े सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जो आपकी उम्र है, जाहिर सी बात है, उस उम्र में मैं फिर से उसका जिक्र कर रहा हूं कि कई सपने होते हैं कि हाँ हम यहाँ घूमेंगे, हम यहाँ फिरेंगे, लेकिन आपको जेल की यात्रा करनी पड़ी। और अब देखिए आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है, क्योंकि आजम खान साहब की विरासत है ये। उस विरासत को आगे लेकर जाना, और चुनौती सामने भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इस चुनौतियों के बीच में अब्दुल्ला अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप ये या किसी की भी ये सोच है कि आजम खान किसी एक आदमी का नाम है, किसी एक हड्डी गोश्त के इंसान, देखिए आजम खान नाम है एक तहरीक का, और वो तहरीक मेरे चलाने से आगे नहीं चलेगी। आप पूरे रामपुर में जाएं, वो तहरीक आपको हर मोड़ पर मिलेगी, हर इंसान के दिल में मिलेगी। यहाँ कभी कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ आवाम चुनाव लड़ती है जी। आपको उसका, और आपको क्या लगता है किसी ने इस बात का अच्छा माना है? अपने अगर कोई आपसे सियासी तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता जी, उसके पूरे परिवार को आप फना कर दें, झूठे मुकदमे लगा दें, कि आपको लगता है कोई इस बात को पसंद करेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी, कि लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है। हाउस में न जाने, जब तक गया हूँ असेंबली, न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज मुझसे आकर मिले और ये कहा कि हम क्या करें। किसी ने पसंद नहीं किया इस बात को। हाँ, अगर आप रामपुर के स्तर तक देख लें तो कोई अपना नाम अखबार में, चलिए हम तो ये कहते हैं इस बहाने उनका नाम हुआ जी। अगर कोई अपना नाम लिखवाने के लिए फर्जी मुकदमे करवाते हैं या करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसे किसी ने पसंद किया है, तो आप पूरे मीडिया हाउसेस की एक
अपना वो है, सब में बैठते होंगे। आपको भी सच्चाई मालूम होगी लोग इस बात को कितना पसंद कर रहे हैं। जी, तो आजम खान साहब जेल से चुनाव लड़ेंगे अब्दुल्ला? जैसा पार्टी का आदेश हो। अगर पार्टी का आदेश हो आप गया तो ये दुआ करिए ना कि वो जल्दी बाहर आ जाए चुनाव से पहले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इस बार का जो चुनाव है, जब हम रामपुर में चुनाव कवर करने आते थे तो जाहिर सी बात है आजम खान साहब से बात किए बिना बात अधूरी रह जाती थी। जी। हालांकि वो बात आज हम आपके जरिए पूरी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपका कहना है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, ये तो ये माना जो पार्टी का आदेश हो, जी। जैसा पार्टी कहेगी। तो मेरी जो जानकारी की पार्टी ने तो आदेश कर दिया है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत भी हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक कोई पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान या नहीं आ जाता। देखिए, हर पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है, और उस डिसिप्लिन से बने रहना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कि हम जब भी चुनावों में आते थे, मालिक ने चाहा तो आजम साहब चुनाव से पहले बाहर हो, जी मालिक चाहे, और अगर न भी हुए, खुदा ना करे ऐसा हुआ, तो आप मुझसे नहीं, एक आम आदमी से ये सोच के इंटरव्यू कीजिएगा कि उसके दिल से आजम खां बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा आजम खां साहब कहाँ हैं। अब्दुल्ला, एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या इस पूरे इलाके में, बुंदेलखंड में पूरा घूम रहे हैं, और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी पर भी कहा कि आजम खान साहब जेल में है और उनको अकेला छोड़ दिया मुश्किल घड़ी। ये ओवैसी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी ने तो मुकदमे लिखवाए नहीं थे, जी, और इस तरीके की बात करके सिर्फ लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा करना, मेरे ख्याल से इसके अलावा इस बात का और कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ना है। आपको लगता है वैसे ही कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे? मैं इतना हमारे ज़रूर प्रदेश में? कहूँगा कि 100 सीटों पर लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, जी लेकिन हाँ, बनते बनते रोकी ज़रूर जा सकती है। जी और जो पार्टी जिस स्टेट को बिलोंग करती है, उस स्टेट में उसकी शायद 6 या 7 सीटें हैं, जी तेलंगाना, जी, वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें जीत सकते हैं। आप खुद बताइए, जिनकी अपने राज्य में 7 सीटें हैं, जी वो यूपी में 100 सीटें जीतने आ रहे हैं या किसी और को जिताने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, वो आज़म खां साहब की बहुत, उन्होंने एक बात कही, मुरादाबाद आए थे जी कि मेरे वालिद के साथियों में से थे, तो मैं आज़म खां साहब ने मुझसे यही पैगाम भेजा था उनके लिए भी कि अगर वो इतना एहतराम मेरा करते हैं और ये मानते हैं कि मैं उनके वालिद के साथियों में से था, तो मेरी इतनी बात माने कि कुछ ऐसा ना करें जिससे एक बड़ी लड़ाई का नुकसान हो, जी, और जिससे मुल्क का नुकसान हो। क्योंकि बिहार में जो हुआ वो सब जानते हैं, कोई आज के दौर में ऐसा नहीं है